मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार स्वामी, लघु संसाधन विभाग के मंत्री हैं और बजट सत्र भी चल रहा है। सदन में चर्चाएं भी हर मुद्दे पर चल रहा है। इस बार 2025 का चुनावी वर्ष भी है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद सर, सदन में लगातार हर मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। क्या कुछ मुद्दे इस बार का सदन में है? बजट सत्र भी है, लंबा सेशन 28 तारीख चलेगा, क्या कुछ सर चल रहा है? देखिए, जैसा कि बजट सत्र है, केंद्र सरकार ने भी अपना बजट पेश किया, बिहार सरकार में भी 3,17,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है जी। और इस बार का बजट हम समझते हैं कि सबसे बड़ा बजट है। और क्षेत्र में आप शिक्षा के क्षेत्र में लेंगे तो सबसे ज़्यादा इस बार हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बजट में प्राप्ति हुई। उसके बाद स्वास्थ्य है, कृषि है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्टाइपेंड जिसको बच्चों को मिलता है, वो स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं, वो दुगना हो गया है। तो हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो सब मिला करके एक समावेशी बजट है और एक प्रगति वाला बजट है बिहार में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर डिपार्टमेंट का भी बजट बढ़ा है। जैसे यहाँ खेल विभाग हुआ करता था, यहाँ पर पहले था नहीं, पिछली बार 2 साल पहले बना है, इस बार उसका भी बजट बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, खेल स्टेडियम बन रहा है, खेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी है, उसके वाइस चांसलर है। तो मैंने बिहार में वो हर क्षेत्र को भी देखा गया है जहाँ पर लोग पहले जिनके बारे में जानते भी नहीं थे, तो हर जगह पर एक कंप्लीट कम्प्रेहेंसिव बजट है। और इस बजट में अभी वाद विवाद चलता है, बजट मांग जो होता है, अनुदान मांग वो पेश होता है और अभी वो चल रहा है। बाकी आप सर लघु एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ ड्रीम लेके चल रहे हैं सर बिहार को? एक नए जिस विभाग से आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ सोच लेके चल रहे हैं? देखिए, माइनर इरिगेशन लघु जल संसाधन विभाग इसको कहा जाता है। ये आप सबको पता है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है। हम सबको आने वाला समय में वाटर लेवल जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो घट रहा है और बहुत सारे जगह पर पानी की समस्याएं भी हैं। तो हम सबको एक चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम रोल है इस विभाग का कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ बाढ़ रहता है, एक तरफ सुखाड़ रहता है। बिहार के करीब 20-22 जिलों में बरसात में बाढ़ आ जाती है। और इस तरफ जो हमारा जो दक्षिण बिहार, जिसको पहले मध्य बिहार हुआ करता था, वहाँ पर सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो उस स्थिति में वहाँ पर पानी पहुँचाना, वहाँ पर खेतों में पानी पहुँचाना, ये हमारे विभाग का काम है। और हम लोग के छोटे छोटे वाटर बॉडीज बनाते हैं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से कम हो। 2000 हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं, 2000 हेक्टेयर से कमांड क्षेत्र जिसका कम होता है, वहाँ पर हम लोग तालाब का जीर्णोद्धार करते हैं। आपका आहार पैन जिसको कहते हैं वो बनाते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर गार्डवाल जिसको कहते हैं, बियर है, वो सब बना करके पानी, बरसात के पानी को भी रोक करके रिजर्वायर बना करके फिर उसको पैन के माध्यम से खेतों में पहुँचाना। तो 2 काम होता है। एक तो होता है कि जब पानी को हम रोकते हैं तो वो रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है और उससे पटवन भी होता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग खेतों में पानी डाल करके कृषि का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है और उन जगहों पर ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पर ड्राउट्स का समस्या लगा रहता है। बिल्कुल सर, हम लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं। दरभंगा में भी कोसी कमला नदी के तटबंध में आता है और वहाँ भी बाढ़ त्रस्त है। पहले तो और समस्या थी, अब बांध को तो मजबूत भी किया गया पहले से। क्या सर उन सेक्टर्स में या उन जगहों से में भी कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं? देखिए इस बार आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा करीब 7 लाख 6.60 लाख क्यूसेक पानी आया था नेपाल से और बाढ़ की समस्याएं हुई है। लेकिन इस बार जिस तरह से मैनेजमेंट किया गया जल संसाधन विभाग के द्वारा, आपदा प्रबंधन के द्वारा, और जितना क्वांटम में पानी आया, पिछली बार अगर आप बाढ़ आया था तो इतनी पानी नहीं थी, उसके बाद भी आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा आपको जान माल का नुकसान की खबर नहीं मिला होगा। तो अब सरकार अपने स्तर से इतना अलार्मिंग सिस्टम, अलर्ट सिस्टम हमारा है जो पहले बता दिया जाता है कि पानी वहाँ से छूटा है यहाँ, तो सरकार तत्पर होकर के सब लोगों को राहत पहुँचाने का काम की, सबको वहाँ से हटाने का काम किया। और जैसा कि तटबंध कहते हैं, तटबंध को और मजबूत किया गया है और भी मजबूत किया जा रहा है। और सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोसी परियोजना के लिए जिस तरह से पैसे दिए हैं
उनकी और भी पटवन शुरू होगा, बांध बंधेगा, तो हम समझते हैं कि इस तरह सरकार बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, दोनों क्षेत्रों में कर रही है। जल संसाधन विभाग का अपना काम ज़्यादा होता है उस तरफ नॉर्थ बिहार में, माइनर इरिगेशन जिसको लघु जल संसाधन कहते हैं दक्षिण बिहार में काम होता है। तो दोनों के काम से हम लोग का सबसे बड़ा जो इस जल डैश जीवन डैश हरियाली जो आया था, तो इसी के लिए आया था कि जो पानी की समस्या होने वाली है आने वाला समय में, तो उसको कैसे हम उससे निजात पाएँ, कैसे पानी को यूटिलाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का वेस्टेज ना हो और उसको कम पानी में हम करें। तो इसका मेन मकसद वही है। और प्लस कृषि है, कृषि निश्चित तौर पर है कि पानी से ही कृषि निर्भर है, और कृषि जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, माने क्रॉप डेंसिटी को बढ़ाना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो उसको हम लोग पानी के माध्यम से उस पानी को मैनेज करके करेंगे। और इस विभाग में एक भी और भी है कि इस तरह का हम लोग का भूगर्भ जल प्राधिकरण भी गठन हुआ है। उसमें होता है कि पानी का कितना नियंत्रण किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, और अगर कोई ज़्यादा है तो उसके ऊपर दंड का भी प्रावधान है। जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं, कोई पानी का वेस्टेज करते हैं, कोई संविदा लेकर के कोई ठेकेदार हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम करते हैं वेस्टेज करते हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट बोरर हैं, तो कहाँ पर क्रिटिकल प्रखंड हमारे में घोषित किया गया है, सब क्रिटिकल भी है, कहाँ पर हमको नहीं करना है, ये सब करना। तो ये सब सारी गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से है, और हम लोग कोशिश करते हैं कृषि के क्षेत्र में पानी हर खेत तक कैसे पानी पहुँचे, ये हम लोग का मुख्य काम है। सर, बिहार की सियासत भी आगे काफ़ी गर्मा गई है, चुनावी वर्ष चल रहा है, इस बार 2025 में क्या खेल होगा? देखिए, चुनावी वर्ष आता है, जब समय नज़दीक होता है तो बहुत सारे जो स्लीपर सेल होते हैं वो जागृत हो जाते हैं जी। और कुछ लोग हैं, जैसे एनडीए रेगुलर काम करती है और सतत काम करने वाली है, और एक चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव में लग जाती है और वो काम करते रहते हैं। एनडीए में हम लोग देख रहे हैं कि आज से नहीं, साल भर से हम लोग का काम चालू है, और हमारे प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी पार्टियों का जो एनडीए घटक दल हैं, 5 पार्टी, सब देखिए सम्मेलन करा रहे हैं। अब हम जिला स्तर पर सम्मेलन कराने की सोच रहे हैं, और जिला स्तर पर मैंने ख़त्म होने को है, अब हम विधानसभा वाइज सम्मेलन कराने जा रहे हैं, और हम लोग ज्वाइंटली सब काम कर रहे हैं, और हमारे पास नेता हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार, अब खटारा नकारा सरकार है, बिहार कहाँ संभलेगा उनको, जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब जैसे तेजस्वी जी को कोई सर्टिफिकेट देने से कुछ होता नहीं है, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, और वो अपनी भूमिका को अपनी अच्छी तरह से निभा दें, यही हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत ही आसान काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। एक समय था जब बिहार को दूसरे नाम से जाना जाता था, बिहार में लोग आने से डरते थे, और बिहार में हमारी माँ बेटी बहनें हमारी सामने निकलती नहीं थी, यहाँ पर अजीब सा माहौल था। उस माहौल से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को निकाला है, और जो बिहार के बारे में जो लोगों को कंसेप्ट था उससे बाहर निकाल करके बिहार को प्रगति के पथ पर ले गए हैं। आप देखिए कि बिहार में इतना तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो तेजस्वी जी को सब समझ में नहीं आता। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर देना बहुत आसान है, लेकिन कोई नीतीश कुमार बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और तेजस्वी जी कभी नीतीश कुमार नहीं बन सकते हैं। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने हैं तो नीतीश कुमार जी की मर्जी पर बने हैं, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है, राजनीतिक ऑक्सीजन मिला है, सर्वाइवल मिला है। आज इस काबिल हैं कि वो कुछ बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे समझौता नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते, तो उनका कुछ बिगड़ता नहीं, राज और अच्छा से चलता। लेकिन वो कभी डिप्टी सीएम नहीं बनते, तो आज वो जो कुछ उनके अंदर जो ग्लैमर आया है वो भी नहीं आता। तो कहें तो ठीक है, मतलब कि सर इस बार फाइनली फिर इस बार नारा लगेगा 2025 फिर से नीतीश। देखिए, नारा लगेगा नहीं, नारा लग रहा है, और हम सब ने संयुक्त रूप से घोषणा की है। जो बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, वो साफ बोली है कि माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी का फेस वही होगा। तो निश्चित तौर पर हम सब ने घोषित किया है, और जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी घोषित कर चुके हैं। तो जाहिर है, और हम समझते हैं कि हम लोग बहुत नज़दीक से उनको देखते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर बहुत सी क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता और सारी क्षमताएँ, और उनके पास वोट है, और उनके कहने पर लोग वोट देते हैं, उनको मानते हैं। अभी उनके पास समय है काम करने का, और हर व्यक्ति का एक समय आता है जब उम्र का ढलान होता है तो एफिशिएंसी कुछ कमता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
तेजस्वी जी जिस उम्र में है उनको अभी सीख लेने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी से उनको कुछ गुरु मंत्र ले लें, कुछ सीख लें तो निश्चित तौर पर आने वाला समय उनको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। संतोष सुमन सर थे, उन्होंने कहा है कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री के रूप में वो चुनाव होगा और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। देखिए लगातार जो है सियासत गरमा रहा है और ऐसे में आप समझ लीजिए कि एनडीए जहां एकजुट होकर चिराग पासवान हों, तमाम लोग हों, एकजुटता दिखाई पड़ रही है। और अब बात आती है कि एनडीए गठबंधन में क्या कुछ होगा। आरजेडी जिस तरीके से अटैक कर रही है सदन में, तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के रूप में अटैक कर रहे हैं, लेकिन संतोष सुमन सर ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार सब बहुत अच्छे हैं और लीड करेंगे बिहार को। उन्होंने जंगल राज से मुक्त किया। तो आप क्या सोचते हैं तमाम सारे मुद्दों पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।